स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम जो प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है स्टैटिक जीके का वॉल्यूम 2 इसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि एक सेट को हम देखने वाले हैं। सेट 1 को यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या सब कुछ क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन से संबंधित हम क्या रिवाइज कर सकते हैं, उसको भी रिवाइज करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इस किताब के बारे में देख लेते हैं कि इस किताब में क्या कुछ है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टैटिक जीके का है, जैसा कि अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक जीके का, तो ये स्टैटिक जीके का ही बनाया गया है। लेकिन इस किताब की क्या खासियत है समझ लीजिए। खासियत क्या है कि इस किताब में जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन स्टैटिक जीके जितने भी बने हैं इसका ये क्वेश्चन बैंक बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक। और इस क्वेश्चन बैंक में जो है 2016 से लेके 2021 तक जितना भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हुआ है ना टीसीएस में, तो ये उसको लिया गया है। देखिए 2021 की खास बात क्या है कि 2016 से 17, 18, 19, 20 तो कवर किया ही है, लेकिन ये 21 को भी कवर किया है। यानी कि हाल ही में जो अभी हो रहा है एनटीपीसी का एग्जाम या फिर आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हुआ था, उससे भी जो स्टैटिक क्वेश्चन बने थे उसको भी इसमें से कुछ क्वेश्चन को संग्रहित करने का ये प्रयास किए हैं। तो ये एक खास बात हो जाता है, ये आपको अपडेटेड मिल जाता है। तो ये एक अच्छा किताब इसको कह सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो है 201 सेट है और प्रत्येक सेट में जो है आपको 20 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के रूप में मिलेगा। ठीक है, एमसीक्यू के रूप में मिलेगा। और इस तरह से यदि 201 सेट है और एक में 20 है तो आप इसी से गुना करके देख लीजिए कि 4000 प्लस जो है आपका, यानी कि 4000 प्लस जो है आपका क्या बन जाता है क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो ये काफ़ी आसान है, देख सकते हैं। इसकी यदि हम मूल्य की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसका फिक्स प्राइस है 75 रुपया। लेकिन यदि आप पटना में रहते हैं तो आपको किसी किसी दुकान में 75 में मिल जाएगा, या हो सकता है किसी दुकान में 75 से 5 रुपया कम यानी 70 में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, बाकी जगह पे जो है आपको 75 रुपया ही लगेगा यदि आप पटना से बाहर होंगे तो। ठीक है, तो ये सब किताब की खासियत है। चलिए हमने किताब के बारे में तो बात कर लिए, अब इस सेट 1 में जो कुछ क्वेश्चन है, सेट 1 में जो कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और उस क्वेश्चन से संबंधित हम क्या रिवाइज कर सकते हैं और हमें क्या याद होना चाहिए उसके ऊपर भी हम लोग जो नज़र डालने का कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद यदि आएगा तभी लाइक कर दीजिएगा। और जो भी आपकी सलाह हो तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को भिखारी के भेष में महान आत्मा किसने कहा था? ठीक है, तो भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? अब यहाँ भिखारी शब्द समझ के जो है कई सारी कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कहे थे महान आत्मा है ये। आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो है महात्मा गांधी को जो महात्मा कहा था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसको महात्मा कहे थे। ठीक है, तो आपको ये भी आ सकता है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और गांधी जी ने जो रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि दी थी वो गुरुदेव की उपाधि दिए थे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए जो गुरुदेव किसको कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये गुरुदेव की उपाधि ही रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दिया, तो गांधी जी ने इसको दिए थे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए जो विंस्टन चर्चिल है इन्होंने क्या कहा था, तो महात्मा गांधी को इन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था। तो ये बात ध्यान रखिए, भिखारी और फकीर अलग बात है। अर्धनग्न फकीर यदि कहेगा तब विंस्टन चर्चिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ महान आत्मा किसने कहा था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, अब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने भी जो है महात्मा गांधी को है ना दिए थे, कुछ बोले थे, क्या कहा के पुकारे थे, तो जो आपको राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपिता। ठीक है, तो राष्ट्रपिता से कहा के जो संबोधित किए थे वो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि दिया था, तो ये दिए थे आपका राष्ट्रपिता के दर्जा दिए थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जानते हैं, तो नेताजी के नाम से जो है सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। और आपको पता होगा कि ये जो है सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की
स्थापना भी किए। तो इसको नेताजी, नेताजी की उपाधि जो है किसने दिया था सुभाष चंद्र बोस को? तो आपको पता होना चाहिए ये हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? हिटलर ने इसको नेताजी के उपाधि दिए थे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं? जो लोकमान्य है, लोकमान्य, तो लोकमान्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। अब देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहेंगे, लेकिन एक होता है लोकनायक। क्या होता है? लोकनायक। तो लोकनायक जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? जेपी को कहते हैं। अब जेपी किसको कहें? जयप्रकाश नारायण को, ठीक है, ये कहते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, हमने आपको बताया, ठीक है। पसंद आया हो तो बोलिएगा कैसा आपको ये लग रहा है कि व्याख्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बाकी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है गर्म जल धारा कौन सी है? तो ये आपको जो है, अब यहाँ क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप जो है जो महासागर की धाराएं होती है, ठीक है, कई धाराएं होती है, उसमें से एक ठंडी जल धारा और एक गर्म जल धारा। गर्म जल धारा का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये इसका विषुवत रेखा है और ये इसका ध्रुव होता है, ठीक है। तो जो यदि गर्म जल का मतलब हो गया कि विषुवत से यदि ध्रुव की तरफ जो धाराएं चलती है, विषुवत से ध्रुव की तरफ, तो उसको गर्म जल धारा कहते हैं। और जो ध्रुव से विषुवत की तरफ आती है उसको ठंडी जल धाराएं कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बात कर लेते हैं गर्म जल धारा है कौन, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा अलास्का जो है ये गर्म जल धारा है। क्या है? गर्म जल धारा है। और ये अलास्का जो है आपका जो प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं, प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं हैं। तो प्रशांत महासागर की ही एक और गर्म धारा है जिसको आपको याद रखना है, उसको कहते हैं सुसीमा। क्या हो गया? सुसीमा। तो सुसीमा भी जो है ये प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं हैं। तो ये दो नाम याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा अलास्का हो जाएगा। अब देखिए बाकी जो आपका हो गया, जैसे कि आपका पहला ही ऑप्शन हो गया हमबोल्ट धारा। तो हमबोल्ट को जो है एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। हमबोल्ट को किस नाम से जानते हैं? तो पेरू के नाम से इसको जानते हैं। और ये भी जो है आपका प्रशांत महासागर की ही ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा है। और जो आपका ये देखिए है ना, लेब्राडोर, लेब्राडोर की जो धारा है ये भी ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। लेकिन ये जो है अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। किसकी है? अटलांटिक की। और जो आपका कैनरी है ना, कैनरी धारा, ये भी आपका जो है ठंडी धारा है और ये भी जो है अटलांटिक की ठंडी धारा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो गर्म जल बोले हमारा अलास्का हो जाएगा, अलास्का से ही सुसीमा याद रखेंगे। बाकी जो है हमारा ये सब ठंडी जलधारा है, जिसमें कि हमने बोला इसका नाम पेरू होता है, पेरू, ठीक है। और ये भी सब ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसके बारे में बताने कौन थे? तो वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र प्रकाश। चलिए बाकी ऑप्शन को चेक कर लीजिए। बाकी ऑप्शन हमारा क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है देश रत्न के। और ये देश रत्न किसने कहा था? ये भी आपको जो है गांधी जी ने ही कहे थे। इसको देश रत्न की उपाधि जो दिया था, मतलब दिए थे, वो गांधी जी ने ही दिए थे राजेंद्र प्रसाद को। और राजेंद्र प्रसाद को जो है बिहार की गांधी भी इसको कहा जाता है। बिहार की गांधी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है। आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे भारत के क्या है? पहले राष्ट्रपति हैं। क्या है? पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बात समझ में आ रही है? और ये भीमराव अम्बेडकर को आपको पता ही होगा, संविधान के इसको जनक कहा जाता है। तो ये बातें ध्यान रखिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको कि पीटीआई कह देते हैं। पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? ये पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? ये 20 अगस्त 1947 को पीटीआई की स्थापना हुई थी। और अभी जो है इसका अध्यक्ष जो है, पीटीआई का अध्यक्ष जो है वो अविक सरकार है, ठीक है, अविक सरकार है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या है? नेक्स्ट है इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लीग की स्थापना के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष जो है, इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना किए थे।
अब बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा लीग की स्थापना किए थे? तो ये होम रूल लीग की स्थापना किए थे। बाल गंगाधर के साथ एक और थे, है ना, कौन थे बाल गंगाधर तिलक के साथ में? एक और कौन थे? एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थे, इन्होंने मिलके जो है 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। बस नहीं, होम रूल लीग का स्थापना किए थे। तो इन्होंने, शिशिर कुमार ने किए थे इंडियन लीग का, और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किए थे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी कौन है? तो अंडमान निकोबार के बारे में बताना, इसका राज्य पक्षी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान वुड पिजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान पुष्प। अब चलिए अंडमान निकोबार की बात आया है, तो अंडमान निकोबार के बारे में कुछ बातें हम और भी जान लेते हैं। जैसे इसमें एक पिकॉक है, तो पिकॉक को क्या बोलते हैं? ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अंडमान का हो जाएगा अंडमान वुड पिजन, लेकिन भारत का पूछे तो ये पिकॉक हो जाएगा, जिसको हम मोर कहते हैं हिंदी में, मोर, ये हो जाएगा। अब देखिए अंडमान निकोबार से कई सारे बातें आती हैं। पहली बात तो इसकी राजधानी क्या है? ठीक है, यदि राजधानी की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि जो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान में कहाँ पड़ता है? तो ये दक्षिण जो है, दक्षिण अंडमान में पड़ता है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है? दक्षिण अंडमान में पड़ता है। एक बात ये ध्यान रखिए, अंडमान से और भी क्वेश्चन बनते हैं। अंडमान से और क्या बनता है? जो आपका बैरन ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी, ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार में ही है। और ये बैरन ज्वालामुखी कैसी ज्वालामुखी है? तो ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन है, जो कि अंडमान निकोबार पे है। और इसमें अंडमान निकोबार से आप ध्यान रखिए, जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत की सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो भी आपका अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है। समझ गए? ग्रेट निकोबार में है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, इतना बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा और आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। ठीक है, अच्छे से कनेक्ट करके अपना रिवीजन कर रहे होंगे। तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और ताकि हमको और हिम्मत मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? तो पद्म पुरस्कार पाने वाली सबसे पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? वो नर्तकी नटराज, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है मदुमुलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में ही है। लेकिन देखो तमिलनाडु सभी ऑप्शन में है, तो आंसर हमारा जाएगा नीलगिरी जिला का, जो तमिलनाडु है वहाँ, यानी तमिलनाडु में जो मदुमलाई है वो नीलगिरी जिला में है। ये हमारा हो जाएगा नीलगिरी जिला, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको हम, है ना, ध्यान रखिए क्या सब बनता है। जैसे कि आपको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, तो एपीजे अब्दुल कलाम भी जो थे तमिलनाडु के, तमिलनाडु को कहाँ से? जो रामेश्वरम था, रामेश्वरम जो थे वो वहां से थे, है ना, वहां उसका घर हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कोयम्बटूर जो है आपका, कोयम्बटूर, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। और कोयम्बटूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा, ये कोयम्बटूर को जो है हम दक्षिण भारत का जो है हम मैनचेस्टर कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को ही कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान की बात हुआ, तो राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे और भी कई सारा है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यहीं पे है। गोल्फ ऑफ मन्नार जो है वो यहीं पे है, तमिलनाडु में ही है। समझे ना बात को? तो ये सभी जो है यहीं पे है। मुकुथी जो है वो यहीं पे है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान भी जो है यहीं पे है। ठीक है, तो मुंडानधुराई भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, मुंडानधुराई, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। लेकिन तमिलनाडु से और भी क्वेश्चन बनते हैं। और भी क्या क्वेश्चन बनते हैं? जैसे कि हम बोले कि एपीजे अब्दुल कलाम वहाँ के थे, जगह का नाम कोयम्बटूर बताया, रामेश्वर बताया, और वहाँ एक और जगह है कांचीपुरम। क्या है? कांचीपुरम। अब कांचीपुरम क्या है? तो कांचीपुरम वही जगह है जो पल्लवों की कभी क्या होती थी? राजधानी। जो पल्लव वंश होता था उसकी राजधानी कांचीपुरम हुआ करता था।
तमिलनाडु में जो है तंजावुर कहाँ है, तो तंजावुर भी तमिलनाडु में ही है। और तंजावुर किस लिए प्रसिद्ध है, ये वही तंजावुर है जो चोल वंश की जो राजधानी होती थी वो तंजावुर होती थी, ये भी तमिलनाडु में है। बात समझ में आ गया। तो दो शासक की राजधानी बोले, एक कांचीपुरम और एक आपका क्या बोले, तंजावुर। ठीक है, तो कांचीपुरम में जो है आपका जो पल्लव राजवंश था उसका यहाँ पे था, और जो तंजावुर थे इसमें चोल वंश की राजधानी यहाँ हुआ करता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल स्थित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा धोलावीरा। यहाँ पे सभ्यता स्थल पूछा है, धोलावीरा हो जाएगा। लोथल भी जो है गुजरात में है, लेकिन लोथल क्या है, तो ये बंदरगाह है। ठीक है, ये क्या है, बंदरगाह है आपका। और धोलावीरा जो है आपका ये सबसे बड़ा जो है आपका स्थल है सिंधु घाटी। यदि आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो धोलावीरा है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी, यदि आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी स्थल कौन सा है, तब आपका ये नहीं होगा। तो भारत की सबसे बड़ा यदि पूछ ले तब आपका राखीगढ़ी हो जाएगा, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल पूछे तो धोलावीरा, लेकिन भारत की सबसे बड़ी सभ्यता स्थल पूछे तब राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम बारीकी से समझ के। ठीक है, लोथल भी जो क्या है गुजरात में है, लेकिन हमने क्या बोला, ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रोपर कहाँ पड़ता है, तो रोपर जो है ये पंजाब में पड़ता है, जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2, जिसको गोडविन ऑस्टिन कहते हैं, इसकी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, क्या आपसे पूछा है। तो इसकी पर्वत की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 8611 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप ध्यान रखिए। और ये K2 जो है आप केवल इसकी ऊंचाई नहीं, इससे ये है क्या, आप ये ध्यान रखिए। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत यदि पूछा जाता है आपसे कि बताइए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तब वो K2 गोडविन ऑस्टिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि जो आपका कंचनजंगा है, जो आपका कंचनजंगा है, ये इससे कंफ्यूज हो जाइएगा। अब इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको बता रहे, सिर्फ भारत का सबसे ऊंचा पूछ देगा, भारत का ऊंचा, तब K2 ऑस्टिन। लेकिन भारत में स्थित, यानी स्थित शब्द आ गया। ठीक है, स्थित शब्द आ गया, भारत में स्थित सबसे ऊंचा कौन है, तो ये कंचनजंगा हो जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि K2 जो है ये आपका जो POK है, ठीक है, उस क्षेत्र में पड़ जाता है। तो ये क्षेत्र अभी विवादित है, इसलिए नहीं चलते हैं, लेकिन मान के चलते हैं ये भारत का हिस्सा है, लेकिन आधिकारिक रूप से भारत में स्थित नहीं है, ये हम अभी दावा नहीं करते। ठीक है, तो भारत का बोलेगा तो K2, भारत में स्थित बोले तो कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा। अब देखिए ये जो 8850 है, ये किसका है, तो ये माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है। और आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व में सबसे ऊंचा है। तो हमने आपको ये यहाँ पे 3 पर्वत के बारे में चर्चा कर दिया, एक तो K2 हो गया, एक कंचनजंगा हो गया, और एक माउंट एवरेस्ट हो गया। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का है ना, कंचनजंगा जो हो गया आपका ये भारत में स्थित हो गया, K2 जो हो गया भारत का सबसे ऊंचा हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस कौशल विकास करना था, तो क्या हो जाएगा, ये हैंडलूम हो जाएगा। अब देखिए 11वीं यदि पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो ये आपका 2007 से लेके जो है 2012 तक चला था। 2007 से 12 तक इसकी वर्ष रहा, 2007 से 12-11वीं। और अंतिम जो इसके जस्ट बाद था, यानी 12वां था, 12वां पंचवर्षीय योजना, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना था, जिसका समय क्या था, तो 2012 से 17 तक था। ठीक है, तो ये अंतिम, यदि पूछा जाए अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सा है, तो 12वां था, समय क्या है, 12 से 17 था। तो ये बात आप ध्यान रखिए। और पहला कब हुआ था, तो ये 1951 से 56 के लिए ये चला था, 1956-57। अब पंचवर्षीय योजना से 2 बातें आप और याद रखिए। 2 बातें कौन सी याद रखना है
कि यहाँ पे एक पंचवर्षीय ऐसा योजना था जो कि सर्वाधिक सफल था, और एक ऐसा है जो कि है ना सर्वाधिक असफल था। तो जो सर्वाधिक सफल था वो कौन था? 8वीं जो पंचवर्षीय योजना था वो सर्वाधिक सफल था। असफल कौन था? तो ये तीसरा था। ठीक है, कौन सा? तीसरा। सफल में एक चीज याद रखिए, जो प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है, ये उस समय जो है इसके यानी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना था उसके मॉडल का जो बनाया था वो प्रणब मुखर्जी ने बनाए थे, ये ध्यान रखिए। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल मानी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका क्या है कि CISF की स्थापना कब हुई थी? तो CISF की स्थापना कब हुई थी? ये 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 1969 को। और अभी का यहाँ का जो महानिदेशक है, ठीक है, महानिदेशक है CISF का, वो राजेश रंजन है। वो कौन है? राजेश रंजन जो है यहाँ का भी महानिदेशक है। अब देखिए इसी से संबंधित RPF आता है, तो RPF को भी हम करंट से जोड़ लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार इसके अध्यक्ष हैं। अब RPF ले लिए तो एक होता है CRPF। तो CRPF के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपका आनंद प्रकाश महेश्वरी। आनंद प्रकाश महेश्वरी CRPF का अध्यक्ष। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से देश के एक से अधिक समय जोन है? एक से अधिक समय जोन है, टाइम जोन की बात करें, किसका है? USA का हो जाएगा, एक से अधिक है। तो USA का कितना टाइम जोन है जो एक से अधिक है? 7 टाइम जोन USA का है। और रूस का देखिए, रूस का तो है ना 11 टाइम जोन है। ठीक है, तो आंसर तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा USA, लेकिन यहाँ पे 11 जो है सबसे अधिक किसका? रूस का है। ऐसा होता क्या है, ये जो होता है इसकी क्षेत्रफल, ठीक है ना, USA और रूस की जो क्षेत्रफल जो है अधिक, जिसकी क्षेत्रफल अधिक होता है उसी का टाइम जोन की संख्या भी अधिक हो जाता है। भारत में एक ही टाइम जोन है 82 डिग्री। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो ये क्षेत्रफल अधिक होने से ऐसा होता है। तो आपको पता है कि विश्व में सबसे अधिक कोई बड़ा क्षेत्रफल वाला है तो वो कौन है? वो रूस है। तो रूस की कितनी टाइम जोन है? तो 11। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ईरान का पूर्व नाम क्या था? तो ईरान को हम पहले पर्सिया के नाम से जानते थे, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है टेरिलिन किसका प्रकार है? तो टेरिलिन किसका प्रकार है? तो टेरिलिन एक पॉलिएस्टर है, इसका आंसर पॉलिएस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बुक्सा है ना, या बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में आपका है। पश्चिम बंगाल में ही जो है आपका जो सुंदरवन है, सुंदरवन, ये भी पश्चिम बंगाल में है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए अब जैसे केरल की बात करें तो केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ पे आप वही बहुत सारा है ना। तो एक साइलेंट वैली है, ठीक है, एक साइलेंट वैली है केरल में स्थित है। एक पेरियार है, ठीक है, तो पेरियार जो है ये जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो केरल में हो गया है ना, केरल में साइलेंट वैली और पेरियार। ठीक है, तो ये हो गया। यदि हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, तो आप उत्तर प्रदेश में भी बहुत है। दुधवा हो गया, ठीक है, दुधवा, नवाबगंज हो गया। ठीक है, तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया वो उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज हो गया, ये भी जो है उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज जो है पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक यदि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा सीट की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में 80 है, और राज्यसभा की सीट की संख्या यहाँ पे 31 है, जो सबसे क्या है? अधिक है। और यहाँ की राज्यपाल आप याद रख लीजिए, यहाँ की राज्यपाल है, तो राज्यपाल यहाँ का कौन है? उत्तर प्रदेश का, जैसे आपको पता है मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। तो राज्यपाल यहाँ का कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ का है ना राज्यपाल है। और आनंदीबेन पटेल को जो है मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार में बनाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो और आंध्र प्रदेश में भी कुछ है क्या? तो हाँ, आंध्र प्रदेश में भी आपको है तो कई सारे, लेकिन आपको याद रखना है, एक याद रख लीजिए, जो कोलेरू है, पूछा जाता है ये एग्जाम में, कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ है? ठीक है, चार मीनार कहाँ है ये आपसे पूछना है।
तो चार कहाँ है सबको पता है, हैदराबाद। अब हैदराबाद ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा, तेलंगाना हो जाएगा आंसर, ठीक है, तेलंगाना। चार मीनार जो है किसी की कब्रिस्तान या कब्र नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, लास्ट होने वाला है। त्योहार मोडी मिफी किस राज्य के ताई अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो ये असम के द्वारा मनाया जाता है। तो असम में एक और मनाया जाता है काती बिहू त्योहार, ठीक है, काती बिहू त्योहार भी जो है असम में मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। और एक जो है आप त्रिपुरा से भी याद रख सकते हैं, जो हॉर्नबिल, ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव है वो त्रिपुरा में मनाया गया है, ये आप यहाँ से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में जिला सड़कों का रख रखाव किसके द्वारा होता है, तो जिला सड़क की जो रख रखाव होता है वो जिला परिषद के द्वारा होता है, तो हमारा जिला परिषद इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं, तो लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा हो जाएगा महासागरों में पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो है ये वीडियो पूरा एक सेट जो है सेट 1 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आपको कैसा लगा ये हमें अपना लाइक करके बताएं और कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि एक सेट खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।